गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 2 सितंबर 2025 है और कल जो न्यूज आर्टिकल इम्पॉर्टेंट रहे यूपीएससी या इवन जो भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स होते हैं उसकी जो एमसीक्यू फॉर्मेट में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। साथ ही हम कवर कर लेंगे सारे करंट अफेयर्स को भी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो एक तीर से दो निशाने यहाँ पे लगेंगे 10 मिनट में। तो आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं आज के पहले एमसीक्यू की। पहला एमसीक्यू किसके रिगार्डिंग है? पहला एमसीक्यू रिगार्डिंग है डेल्बेर्जिया लैटिफोलिया या भारतीय शीशम या इंडियन रोजवुड जिसे बोला जाता है उसको लेके। अब अगर आप बात करो, ये इंडियन जो रोजवुड होता है ये हिमालय के जो तलहटी रीजन है वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें अन्य क्षेत्रों में भी पाया जाता है और जिसकी लकड़ी होती है, अगर आपने देखा हो बैट वगैरह बनाने में, फर्नीचर बनाने में, है ना। इसके अलावा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, हारमोनियम है, गिटार है, तबला, ये सब बनाने में यूज होती है किसकी? रोजवुड की लकड़ी। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट भी इसके लिए हो जाता है। दूसरा अगर आप देखें, ये मैं सेकंड, हाँ, दूसरा अगर आप देखोगे तो ये IUCN की रेड लिस्ट में भी वल्नरेबल या सुभेद्य बोला जाए जिससे उसमें रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो एक तो ये इन्फॉर्मेशन इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब इसकी जो लकड़ी होती है इसमें दीमक नहीं लगती और बहुत टिकाऊ होती है। अब स्टेटमेंट क्या है कि इंडिया रोजवुड ऑल्सो नोन एज सीसम इज नेटिव टू द फुटहिल्स ऑफ हिमालयन एंड इज प्राइज्ड फॉर द हाई क्वालिटी टिम्बर यूज फर्नीचर एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आसान लगेगा अब आपको क्योंकि मैंने आपको सारा कंटेंट यहाँ पे बता ही दिया है। तो इसका पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, द मेजोरिटी ऑफ इंडियन रोजवुड हैबिटेट इन इंडिया आर लोकेटेड विद इन प्रोटेक्टेड एरियाज। तो ज़्यादातर जो इसकी जो आबादी है वो प्रोटेक्टेड एरियाज में है। प्रोटेक्टेड एरिया मतलब टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है यहाँ। अब दोनों स्टेटमेंट कौन सा सही है? दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। ऐसा नहीं है, ज़्यादातर जो इसकी आबादी है आम अन्य क्षेत्रों में अवेलेबल है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि प्रोटेक्टेड एरिया में ही ज़्यादातर इसकी आबादी है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओनली वन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द ग्रेट लेक साल्ट लेक्स इन द USA इज द लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर हैज़ नो आउटलेट। तो जो ग्रेट लेक साल्ट अमेरिका में है, वेस्टर्न गोलार्ध अगर देखें, ये अगर आपने देखा होगा अर्थ, ठीक है ना, तो ये अर्थ को दो भाग में बांटे तो वेस्टर्न गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध सबसे बड़ी अंतर्देशीय मतलब एक देश के अंदर स्थित खारे पानी की लेक है जिसका कोई निकास या एग्जिट नहीं है, मतलब लैंडलॉक्ड है एक तरह से अगर आप देखो। दूसरा, इट इज़ फेड बाय द कोलोराडो एंड मिसिसिपी रिवर, ठीक है। तो कोलोराडो और जो मिसिसिपी रिवर है US में जो बहती है, अगर US का आपने मैप देखा हो, इस रीजन में बहती है, तो इट इज़ फेड बाय द, ये इसकी जो आपूर्ति है ना, सप्लाई जो इसको कहाँ से मिलती है? कोलोराडो मिसिसिपी नदियों से होती है। दोनों स्टेटमेंट में आपको करेक्ट बताना है। अब अगर आप बात करें पहले स्टेटमेंट की, तो पहले स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम करेक्ट है। वेस्टर्न अगर जो हेमिस्फीयर है वो है पश्चिमी जो गोलार्ध है, अगर आप बात करो उसमें अगर ये खारे पानी के लेक सबसे बड़ी है ही, इसका कोई एग्जिट है ही नहीं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? टर्मिनल लेक बोला जाता है। कौन सी लेक? टर्मिनल लेक बोला जाता है, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें जो स्टेटमेंट बोला जाता है कोलोराडो मिसिसिपी रिवर से इसका पानी आ रहा है, तो ये बात यहाँ पे गलत है। इसका जो पानी है वो बियर रिवर है, वेवर रिवर है US की, है ना, जॉर्डन रिवर है। तो इन रिवर से क्या होता है, इसको पानी मिलता है, ठीक है। कोलोराडो मिसिसिपी से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब इसकी जो साल्ट एक क्वांटिटी अगर आप बात करो तो जैसे डेड सी का है उसी तरह से ऑलमोस्ट इसकी सॉल्ट ये इनकी जो इसकी प्रवृत्ति है, ठीक है। और अगर आप बात करो ये किसके लिए आवास के लिए काम करता है? जो माइग्रेंट वर्ड्स होते हैं उनके लिए एक तरह से आवास का काम करता है। तो दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, पहला करेक्ट है, तो ओनली वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ब्लू सी ड्रैगन के बारे में। अब ब्लू सी ड्रैगन इज अ टाइप ऑफ नोडी ब्रांच दैट स्टोर स्टिंगिंग सेल फ्रॉम इट्स प्रे टू डिफेंड इट्स सेल्फ। ब्लू सी ड्रैगन एक न्यूडी ब्रांच नामक है जो अपने शिकार के लिए सेटिंग कोशों को जमा करके स्वयं की रक्षा करता है। ब्लू सी ड्रैगन क्या है देखते हैं। इट इज़ विनोमस ऑन इट्स ओन एंड यूजेस पॉइजन टू अटैक प्रेडेटर्स। तो ये जो अपने ये स्वयं विषैले जीव होते हैं विष का उपयोग शिकार करने के लिए करते हैं, ब्लू सी ड्रैगन के बारे में, ठीक है। अब ये एक तरह क्या है, ये एक तरह समुद्र ओशन स्लग है, ठीक है। और ये अपने शिकार के लिए क्या करता है, अगर आप बात करें तो स्टिंगिंग सेल का यूज करता है। तो ये बात तो यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। साथ ही अगर हम बात करें ये जो बात हो रही है ना, ये स्वयं विष उत्पन्न करते हैं या इट इज़ विनोमस, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, विनोमस नहीं होते। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। साथ ही अगर आप बात करें कि जो समुद्र है उसका जो ओशियन के जो सरफेस में ये उल्टा तैरते हैं अपने, इनका जो नीला रंग होता है, इनके नीले रंग की वजह से इन्हें ब्लू सी ड्रैगन कहा जाता है, ठीक है।
अब इस जो ह्यूमंस होते हैं उनकी स्किन में छूने से इसको हम स्किन में जलन वगैरह उत्पन्न हो सकती है। तो ये बेसिक फैक्टर, इसमें कुछ ऐसा आने वाला नहीं है। बस ये है कि ये विषैले नहीं होती, आपको यहाँ पे याद रखना है, खुद ये वेनोमस नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, पहले स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसकी ब्रांच भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, नूडी ब्रांच, ठीक है। Question number 4, consider the following statements. The Koya tribal community mainly inhabited the region along the Godavari river across Andhra Pradesh, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। तो कोया जनजाति आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोदावरी किनारे रहती है। दूसरा, द कोया कम्युनिटी स्पीक ओनली हिंदी एज देयर नेटिव लैंग्वेज। तो कोया जो जनजाति हिंदी बोलती है अपनी नेटिव लैंग्वेज की जगह। अब बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। अब बताइए, तो अगर हम बात करें कोया ट्राइब की, तो ये जो लोकेशन, इसकी बात एकदम सही है। अगर आपने मध्य भारत का नक्शा देखा होगा, महाराष्ट्र की लोकेशन अगर आपने देखी हो, तो त्र्यंबकेश्वर पर्वत से गोदावरी निकलती है। आई थिंक 1400 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है। दक्षिण भारत की गंगा इसे बोला जाता है, ठीक है। ये तो बात हो गई। अब अगर इस आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है, कोया जनजाति का। अब आइए, आदिवासी जो समूह है किस पर डिपेंड है, किस तरह की, कृषि पर निर्भर है, एग्रीकल्चर पर और फॉरेस्ट पर, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हिंदी बोलते हैं, ये कोया लैंग्वेज बोलते हैं। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? कोया। और दैट इज़ द पार्ट ऑफ द्रविडियन लैंग्वेज। जो द्रविडियन जो भाषा समूह है, द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली, उसका पार्ट है कोया लैंग्वेज, ठीक है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ वगैरह में रहते हैं वो गोंडी भी बोलते हैं, तेलुगु भी बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में जो रहते हैं तेलुगु, ठीक है। तो सिर्फ ऐसा है कि हिंदी बोलती है, बात यहाँ पे गलत है। और डांस है, जो इनके कल्चरल फेस्ट है, इसमें इनका काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। अब दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है, पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ओनली 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रेमन मैग्सेस अवार्ड के बारे में है यहाँ पे, जो एशिया का सबसे प्रतिष्ठित एक नागरिक सम्मान माना जाता है। जो ईमानदारी है, साहस है, नेतृत्व है, उसको मान्यता देता है। रवीश कुमार को मिला है, अरविंद केजरीवाल जी को भी मिला था। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1957 के आसपास देखने को मिलती है, ठीक है। और किसकी स्मृति में? तो फिलीपींस जो कंट्री है, उसके जो राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेस उनका नाम था। उनकी स्मृति में हर साल दिया जाता है। और ये दिया जाता है कब? 31 अगस्त को ये साल दिया जाता है। और ये फिलीपींस की जो कैपिटल है मनीला, वहाँ पे यह अवार्ड दिया जाता है। एक प्रमाण पत्र मिलता है, दूसरा एक मेडल मिलता है। भारत में अगर हम बात करते, विनोबा भावे को मिला, अरुणा राय को मिला, अरविंद केजरीवाल को मिला है। इसके अलावा मैंने बताया आपको कि उनका क्या नाम है, रवीश कुमार को भी मिला है, ठीक है। इन सबको मिला है। स्टेटमेंट है कि रेमन मैग्सेस अवार्ड इज एशिया प्रीमियर प्राइज रिकॉग्नाइज इंटीग्रिटी, करेज, ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप। तो सही है। दूसरा, इट इज प्रेजेंटली एनुअली ऑन द बर्थ ऑफ एनिवर्सरी रेमन मैग्सेस इन मनीला, फिलीपींस। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, बोथ ए एंड बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। धौली गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज एन 280 मेगावाट रन ऑफ रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड। तो 280 मेगावाट का धौली गंगा प्रोजेक्ट है, उत्तराखंड में है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, ठीक है। दूसरा, इट बिगेन कॉमर्शियल ऑपरेशन इन 1995। तो 1995 इसका ऑपरेशन शुरू हुआ। अब ये एक तरह का 280 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। कौन सा? धौली गंगा वाला। ये तो बात यहाँ पे सही है। और कौन सी रिवर पर है? उत्तराखंड की धौली गंगा रिवर पर है। किसके द्वारा संचालित? नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, NHPC द्वारा संचालित है। लेकिन इसका जो ऑपरेशन सन 2005 से शुरू है, ना कि 1995 से शुरू है। 56 मीटर ऊंचा ये बांध है। और इसकी जो वाटर कैपेसिटी है 6.2 मिलियन क्यूबिक मीटर इसकी वाटर कैपेसिटी है। अभी वहाँ पे सुरंग दुर्घटना हुई थी और शायद 18-19 वहाँ पे लेबर फंस गए थे, जिस वजह से चर्चा में रहा है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, पहला करेक्ट है। तो ओनली 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखेंगे। बोरोडॉक्स मिक्सचर इज ए कॉपर सल्फेट एंड लाइम बेस्ड फंगीसाइड बैक्टीरियासाइड यूज्ड वाइडली ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो बारदो जो मिश्रण तांबे के सल्फेट, चूने आधारित कवक हैं, ठीक है, और जीवाणुनाशक, जिसका उपयोग ऑर्गेनिक खेती में किया जाता है, ठीक है। दूसरा, इट इज़ अप्लाइड ड्यूरिंग द फ्लावरिंग स्टेज ऑफ क्रॉप फॉर मैक्सिमम इफेक्ट। तो ये फसल के फूल आने के समय अधिकतम प्रभाव के लिए लगाया जाता है। अब दोनों स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है? अगर हम बात करें तो ये तांबे और जो सल्फेट है, मतलब कॉपर जो सल्फेट है, और चूने से बनी, एक लाइम से बनी एक मिश्रण दवा है, एक मिक्स दवा है। इसका पर्पज़ क्या होता है कि जो फंगस होते हैं उनको ख़त्म करने में, इसके अलावा बैक्टीरियाज को ख़त्म करने में, ठीक है। तो दोनों में यूज होता है। इसके अलावा जो जैविक खेती है ना, जैविक खेती इसका बढ़ावा भी दिया जा रहा है। तो जैविक खेती में इसका व्यापक उपयोग होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बात आ रही है? दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाता है। दूसरा, इसे फसल के फूल आने के समय अधिकतम प्रभाव के लिए लगाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट नहीं, यहाँ पे इनकरेक्ट है, इसे फूल आने पर नहीं लगाया जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें किसके लिए ज़्यादा उपयोगी है, अंगूर है, आलू, टमाटर आदि ऐसी फसलों पर ये बहुत उपयोगी है।
ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो पहले स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, तो ओनली वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मीरा स्टार पल्सेट ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन साइकिल कॉजिंग ब्राइटनेस एंड वेरिएशन। मीरा तारे अपने विस्तार और संकुचन के चक्रों के कारण चमक में बदलाव लाते हैं। ठीक है। दूसरा, मीरा इज द हॉटेस्ट नॉन स्टार टाइप। मीरा सबसे गर्म ज्ञात तारे वर्ग में से आता है। ठीक है। अब दोनों स्टेटमेंट आपको कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। अगर हम बात करें, ये लॉन्ग पीरियड वेरिएबल्स की तरह होते हैं मीरा जो स्टार्स होते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा जो स्टेटमेंट है कि हॉटेस्ट नॉन स्टार टाइप, ये यहाँ पे गलत है। ये बेसिकली रेड जायंट की कैटेगरी में आते हैं, रेड जायंट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, पहला करेक्ट हो गया, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ओनली वन इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक्सरसाइज युद्ध कौशल 3.0 शोकेस्ड इंडियाज आर्मी कैपेबिलिटी इन मल्टी डोमेन ऑपरेशन इन अरुणाचल प्रदेश कामेंगा रीजन। यह युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास ने अरुणाचल प्रदेश के कामेंग क्षेत्र में बहुक्षेत्रीय ऑपरेशन में सेना की क्षमता दिखाई है। दूसरा, इट मार्क्स द डेबट ऑफ आशनी प्लाटून बेस्ड ऑन फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी। तो यह आशनी पलटन की तकनीक की शुरुआत भी है। दोनों स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दोनों करेक्ट है। अगर हम बात करें, भारतीय सेना का एक रिसेंटली अभ्यास था, इस कहाँ पे हुआ था? अरुणाचल प्रदेश के कामेंग में हुआ था। ठीक, कामेंग में हुआ था, और मल्टी डोमेन था। ठीक है। अब यहीं से क्या शुरुआत हो रही है? अशनी पलटन की एक शुरुआत हो रही है, जो भविष्य में जो टेक्नोलॉजिकल जो बेस्ड कैपेबिलिटी उसको इन्हेंस करेगी, साथ ही सीमावर्ती जो बॉर्डर एरियाज उनको भी स्ट्रॉन्ग करेगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डायोस्कोरिया बालाकृष्णाई वेस्टर्न इज द नोनली आइडेंटिफाई एडेलेबल ट्यूबर स्पीसीज एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स का स्थानीय खाद्य कंद प्रजाति है। दूसरा, इट हैज़ द हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड इज अवॉइडेड टू डायबिटिक डाइज। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उच्च होता है, इसलिए मधुमेह रोगियों के आहार में शामिल नहीं किया जाता। दोनों स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट था? पहले स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा यहाँ पे इनकरेक्ट है। अगर हम बात करें, ये खाद्य योग होता है और इंडेमिक भी होता है, तो खाने योग्य भी इंडेमिक भी है। दूसरे स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसमें जो ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स होता है ना, या अगर हम बात करें, इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ये कम होता है। ठीक है ना। और खासतौर पे डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनके लिए काफ़ी बेहतर रहता है। और इनका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जो वैज्ञानिक थे श्री बालकृष्णन, उनके नाम पर यह रखा गया है। ठीक है। और ये एम परिवार का, वेम फैमिली का हिस्सा है। ठीक है। स्थानीय जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो इसका यूज करती हैं, खासतौर पर फूड में, है ना, इस सब में। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ओनली है। तो आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही। कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, या कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या PDF प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से भी आप PDF प्राप्त कर सकते हैं।